भारतीयों को किस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए, इस संबंध में मैकॉले ने फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि इंडियंस को, भारतीयों को यूरोपियन एजुकेशन दी जानी चाहिए जिसका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। और उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे भारत में, विलियम बेंटिक, उन्होंने मैकॉले के इस मिनट को अपनी एक्सेप्टेंस दी, अपनी स्वीकृति प्रदान की और अपना रिजोल्यूशन जो प्रस्ताव था इस संबंध में उन्होंने प्रस्तुत किया। आगे चलकर 1854 में वो डिस्पैच आया जिसने बताया कि अगर इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही है तो स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, टीचर्स को ट्रेन किया जाना चाहिए, स्कॉलरशिप, वोकेशनल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। तो एक तरह का जो यूरोपियन एजुकेशन इंडियंस को किस तरह का दिया जाए उसका उसने एक ब्लूप्रिंट, एक रूपरेखा प्रस्तुत की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वुड डिस्पैच के बारे में कि वुड डिस्पैच क्या था, इसको वुड डिस्पैच क्यों कहा जाता है और इसने अपनी कौन कौन सी रिकमेंडेशन जो सिफारिशें थी प्रस्तुत की और इसका आगे चलकर इंडियन एजुकेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र, तो हम जानेंगे कि ये वुड डिस्पैच क्या था और इसका नाम वुड डिस्पैच पड़ा क्यों और इंडिया में किस तरह का एजुकेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, इसके संबंध में इसने अपनी कौन कौन सी सिफारिशें, अपनी कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। After 1833, in 1853, the East India Company again had to obtain a new charter from the British Parliament. जैसे मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में भी बताया, 1813 के चार्टर में भी बताया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी तो उसको जो इंग्लैंड का जो वहां का पार्लियामेंट था, जो वहां की क्वीन थी, उनसे चार्टर लेना पड़ता था जिसका मतलब था आज्ञा पत्र या परमिशन। तो एक चार्टर एक टाइम टू टाइम इसको रिन्यू किया जाता था। तो 1600 में चार्टर मिला था, उसके बाद 1793 में फिर से रिन्यू हुआ, 1813 में रिन्यू हुआ, 1833 में रिन्यू हुआ और फिर 1853 में भी इसको रिन्यू किया जाना था। ठीक है, तो 1833 के बाद 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से ब्रिटिश संसद में नया आज्ञा पत्र या नया चार्टर प्राप्त करना था। At that time, the British Parliament had realized that Indian education could not be ignored for a long time। कि उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये रियलाइज किया, उनको ये एहसास हुआ कि भारतीयों को, ठीक है, या भारतीय शिक्षा की अनदेखी लंबे समय तक नहीं की जा सकती, हमें यहाँ के लोगों को एजुकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, Therefore, a committee was formed to study about Indian education। इसीलिए भारतीय शिक्षा के संबंध में अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया, एक कमेटी बनाई गई। दिस कमेटी स्टडी इंडियन एजुकेशन डीपली एंड गिव इट्स सजेशंस। कि इस समिति ने भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और अपने सुझाव दिए। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, द कंपनी अनाउंस अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन 19 जुलाई 1854। की कमेटी ने अपने जो भी सजेशन दिए, जो भी सुझाव दिए, उसके आधार पर 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हम इसको कह सकते हैं, जो वुड डिस्पैच ने जो भी अपनी सिफारिशें दी थी उसके बाद जो पहली जो पॉलिसी आई थी, कब आई थी, 19 जुलाई 1854 को। At that time, Charles Wood was the head of the board of control. That's why it was called Wood Dispatch। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस टाइम जो एजुकेशन बोर्ड था उसके जो हेड कौन थे, वुड थे। ठीक है, चार्ल्स वुड उसके हेड थे, तो इसलिए उनके नाम से इसको क्या कहा गया, वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र। Through this dispatch, for the first time, the company presented a detailed review of all aspects of primary education to university education। की इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी पक्षों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की।
तो आप कह सकते हैं कि ये पहली पॉलिसी थी ब्रिटिश इंडिया की, और इस पॉलिसी के थ्रू प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक कंपनी ने एक उसको रिव्यू, एक समीक्षा प्रस्तुत की कि किस तरह की एजुकेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। After the publication of this dispatch, a political recognition was given to the form of modern इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, कि इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई, कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके हाथ में है, वो किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक मान्यता मिली कि अब एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के पास है। पहले जो हमने बात की थी कि जो भी सोसाइटी के जो धनी लोग थे, ठीक है, वो यहाँ के लोगों को एजुकेट करते थे, पाठशालाएं चलती थी, लेकिन अब एक चीज किसके हाथ में आ गई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। आफ्टर दिस डिस्पैच अ लॉट ऑफ चेंजेस टुक प्लेस इन इंडियन एजुकेशन, कि इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में काफी परिवर्तन हुए, काफी बदलाव देखने को मिले। दिस डिस्पैच इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, कि इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वुड डिस्पैच के सेशन कौन कौन से थे, इसके रिकमेंडेशन या इसकी संस्तुतियां या इसको हम सिफारिशें भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू अपग्रेड इंडियंस विथ इंग्लिश नॉलेज, कि भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान से उन्नत बनाना, मतलब भारतीयों को अंग्रेजी एजुकेशन देना। टू स्प्रीड यूरोपियन लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड फिलोसफी इन इंडिया, कि भारत में यूरोपीय साहित्य, कलाओं, विज्ञान तथा दर्शन का प्रसार करना। टू मेक प्रॉपर सप्लाई ऑफ वर्कर्स टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया, कि भारत में कंपनी के कार्यालयों में श्रमिकों की उचित आपूर्ति करना। इसलिए तो उनको वेस्टर्न एजुकेशन दी गई इंडियंस को, ताकि इनको अच्छे क्लर्क मिल सके, अच्छे एम्प्लॉय मिल सके, जो उनके लिए ईमानदार हो, वफादार हो। तो इनकलकेट हाई मोरल वैल्यूज इन इंडियंस, कि भारतीयों में उच्च नैतिक मूल्यों का विकास करना। कैसे मूल्य, ऐसे मूल्य जिससे भारतीयों के मन में जो यूरोपियन कल्चर है उसके लिए रिस्पेक्ट आए, अट्रैक्शन आए, ताकि जो भारतीय यूरोपियन जो कल्चर है, ठीक है, उससे प्रभावित हो। और अंग्रेजों को इससे क्या होगा, अंग्रेजों को क्या फायदा होगा कि उनको एक ईमानदार कर्मचारी मिलेंगे, ठीक है, जिनकी आस्था ब्रिटिशर्स के लिए होगी, ठीक है, यूरोपियंस के लिए होगी, अपनी कंट्री के लिए नहीं होगी। तो ऐसे वैल्यूज डेवलप करने हैं भारतीयों में, जिससे उनके मन में यूरोपीय कल्चर के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आए। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा का उत्तरदायित्व। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसके पास आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। इट वॉज एक्सेप्टेड दैट इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी कंपनी के पास आ गई। करिकुलम की अगर हम बात करें, it was accepted that Indian languages should be given place in the curriculum and they should be encouraged, कि यह बात स्वीकार की गई कि पाठचर्या में भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए एवं इनको प्रोत्साहित किया जाए। For the progress of Indians, it is also necessary that they should be given compulsory education of Western knowledge and science, कि भारतीयों की उन्नति के लिए ये जरूरी है कि उनको पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की जो है उसकी अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, इट वॉज क्लेरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी डन थ्रू नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, की स्पष्ट किया गया कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था देसी भाषाओं में की जाएगी, ठीक है, या इंग्लिश लैंग्वेज में की जाएगी, अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। लेकिन अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो इसका मीडियम कौन सी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश में ही होगी। स्टेबलाइजमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग की स्थापना। तो ये बात क्लियर की गई कि भारत में जिन जिन प्रांतों में, जिन जिन स्टेट में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है,
वहां पर जगह जगह एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो प्रोविंस है, स्टेट है, वहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट वो बनेंगे। और वहां पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स हैं, वहां पे काम करेंगे और एजुकेशन की शिक्षा की देखरेख करेंगे। ठीक है। तो जितने भी हम कह सकते हैं स्टेट हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, वहां पे जगह जगह एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपन होंगे, जो स्टेट में एजुकेशन कैसा है, ठीक है, उसकी देखरेख करेंगे। इसके लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, इस तरह के जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, काम करेंगे। ठीक है। स्टेबलाइजमेंट ऑफ ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन की क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों की स्थापना। ओके, तो इट वाज आस्क्ड टू स्टेबलाइज ऑर्डिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कि पूरे भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के लिए कहा गया। किस तरह का? ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय, फिर मिडिल स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो इस तरह का अगर हम कहते हैं कि एक ऑर्डर में, ठीक है, कि प्राइमरी से स्टार्ट होगा और यूनिवर्सिटी पे जाके खत्म होगा। जैसे वो डिस्पैच में स्टार्टिंग में कहा गया कि फर्स्ट ऐसी पॉलिसी थी, ठीक है, जो प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की बात करती है। ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। स्टेबलाइजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज की, विश्वविद्यालयों की स्थापना। In order to provide higher education to Indians, university were ordered to be stabilized in Madras, मुंबई, कोलकाता, कि भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई में, ठीक है, उस टाइम इसको बॉम्बे कहा जाता था, कोलकाता में, मद्रास में, जिसको आज हम तमिलनाडु कहते हैं। ठीक है। तो वहां पर यूनिवर्सिटी जो है उसको स्थापित करने की परमिशन दी गई, आज्ञा दी गई। और इसका जो मॉडल रखा गया, क्या रखा गया इसका? यूनिवर्सिटी शुड बी डन बाय कंसिडरिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एज अ मॉडल, कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो लंदन यूनिवर्सिटी थी, उसको एक मॉडल मानकर, ठीक है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज जो है उसके जैसी यूनिवर्सिटी भारत में तैयार की जाए। और स्टार्टिंग में कहा था? मद्रास, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? आइडियल कौन सी मानी जाए? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और उसी के तर्ज पर भारत में यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। ग्रांट इन इट्स सिस्टम, ठीक है, सहायता अनुदान प्रणाली। तो इसमें क्या कहा गया? फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज अनाउंस्ड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि शिक्षण जो संस्थान है उनको बिना भेदभाव के, भारत में जो भी शिक्षण संस्थान है उनको बिना भेदभाव के आर्थिक सहायता, जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है, ठीक है, ये उनको दी जाए, इसकी घोषणा की गई। लेकिन इसकी शर्त थी कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे, उन्हीं को एक ग्रांट दी जाएगी। It was also said that grant in aid should be given to school for salary of teachers, scholarship, construction of buildings, libraries and lab, कि यह भी कहा गया कि अध्यापकों के वेतन, छात्रवृत्ति, भवन निर्माण, पुस्तकालयों, प्रयोगशाला आदि के लिए जो ये सहायता है, जो अनुदान है, जो एक ग्रांट है, दिया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ मास एजुकेशन, जन शिक्षा का विस्तार। तो मैकॉले ने तो अपने मिनट में क्या कहा था कि जो भी हायर क्लास है उसको एजुकेशन दी जाए, लेकिन वो डिस्पैच में कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, सरकार एजुकेशन पे पैसा खर्च करे, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, उसमें उस पर ज्यादा पैसा खर्च करे, और हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल जो बनाए जाएं, ठीक है, और जो पहले से जो देसी विद्यालय हैं, जो नेटिव स्कूल जो चले आ रहे हैं, ठीक है, उनकी हालत में सुधार किया जाए, और जो गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक है। तो इस तरह से मास एजुकेशन की बात की गई वो डिस्पैच में। ठीक है। जबकि मैकॉले मिनट में सिर्फ जो हायर क्लास है उनको एजुकेशन देने की बात की गई थी, लेकिन अगर हम इसकी बात करें वो डिस्पैच की, तो इसमें मास एजुकेशन की बात की जाती है। ठीक है, कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ओपन हो, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, जो ऑलरेडी स्कूल चले आ रहे हैं उनको, उनमें सुधार किया जाए। ठीक है। तो इस तरह की बात इसमें की गई। टीचर ट्रेनिंग, अध्यापकों का प्रशिक्षण। तो इसमें क्या कहा गया? इट वाज रिकमेंडेड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टेबलाइज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उसको ओपन किया जाए, ठीक है, उसको बनाया जाए। द प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड अट्रैक्टिव,
कि जो एजुकेशन, जो प्रोफेशन, इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए, आकर्षक बनाया जाए। कैसे? जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट टीचर हैं, पीपल टीचर हैं जैसे आप सब, इनको स्कॉलरशिप दी जाए और जो टीचर्स को अच्छी सैलरी दी जाए, तो इससे इसको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और जो टैलेंटेड जो स्टूडेंट हैं आगे चल के इस फील्ड में आएंगे। वोकेशनल एजुकेशन, तो इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई कि इस तरह के स्कूल और कॉलेज ओपन किए जाएं और उसमें बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन मिले, ताकि जो भी कंपनी की नीड है उसको पूरा किया जा सके, कंपनी को अच्छे एम्प्लॉय मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई। और वुमेन एजुकेशन, तो ये भी इसमें बात की गई कि इट वाज रिकमेंडेड दैट वुमेन एजुकेशन शुड बी एनकरेज बाय गिविंग ग्रांट, कि वुमेन एजुकेशन को ग्रांट देकर, अनुदान देकर इसको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए और उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाए जो वुमेन एजुकेशन के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए पैसे दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर एंड इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, कि प्राच्य साहित्य व देसी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि सिफारिश की गई कि जो ओरिएंटल लिटरेचर है, जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो प्राच्य साहित्य या देसी भाषा, इनको प्रोत्साहित किया जाए। और जो भी लिटरेचर, जो भी हमारे जो राइटर्स हैं, ठीक है, जो देसी भाषाओं में, ठीक है, इंडिजिनस लैंग्वेज में जो अपने साहित्य लिखते हैं, तो ऐसे लेखकों को, उनको उत्तम पारिश्रमिक दिया जाए, उनको ग्रांट दिया जाए, उनको पैसे दिए जाएं। ठीक है, और जो भी यूरोपियन लिटरेचर है उसका इंडियन जो लैंग्वेज है उसमें इसका ट्रांसलेशन करवाया जाए, ताकि जो यहाँ पे सभी को जो यूरोपियन जो नॉलेज है, साइंस है, ठीक है, उसका ज्ञान भारतीयों को भी उनकी भाषाओं में दिया जा सके। ठीक है, और एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा व रोजगार, तो इसमें साफ ये बात कही गई कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं और सिर्फ पढ़े लिखे अच्छे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको दिया जाए, और उनमें से भी प्रायोरिटी उन्हीं लोगों को दी जाए जिनको इंग्लिश की नॉलेज है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है। तो एक तरह से इंग्लिश को इन्होंने प्रमोट किया कि जिसको इंग्लिश आएगी उसी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जिसको नहीं आएगी उसको नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यूरोपियन जो लिटरेचर था, ठीक है, जो वेस्टर्न जो लिटरेचर था, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, इसको ज्यादा प्रमोट किया गया, इस पर ज्यादा जोर दिया गया, ताकि इंडियंस को वेस्टर्न कल्चर की ओर अट्रैक्ट किया जा सके। अब हम बात करते हैं इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। एजुकेशन डिपार्टमेंट वर स्टेबलाइजिंग इन ऑल द प्रोविंसेस, कि सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना की गई। आगे चलकर ग्रांट इन एड सिस्टम वो स्टार्टेड इन ऑल द प्रोविंसेस, कि सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ किया गया। स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ ऑल लेवल्स वर स्टेबलाइज, कि सभी स्तरों पर स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना की गई। मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटीज वर स्टेबलाइज, की मद्रास, कोलकाता तथा बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। आगे चलकर एजुकेशन बिकम अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गई। वेस्टर्न नॉलेज साइंस एक्सपेंडेड इन द करिकुलम ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की पाठचर्या में पाश्चात्य जो विज्ञान है उसका ज्ञान विज्ञान का विस्तार हुआ। द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन बिकम इंग्लिश, की उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बन गई। अब हम इसका अगर इवेल्युएशन करें, इसकी समीक्षा करें, एडिक्वेट स्ट्रेंथ वाज गिवन टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कि वुड डिस्पैच में जो प्राइमरी एजुकेशन था, ठीक है, इसकी मजबूती पर जोर दिया गया, इसको मजबूती प्रदान की गई। फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकॉले की थी वो डिक्लेयर रॉन्ग एंड मास एजुकेशन वाज राइट, कि निस्पंदन जो सिद्धांत था मैकॉले का उसको गलत बताया गया और मास एजुकेशन की जन शिक्षा की बात की गई। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन एंड मास एजुकेशन, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन वाज प्रेजेंटेड, कि इसमें व्यवसायिक शिक्षा की बात की गई, स्त्री शिक्षा की बात की गई, जन शिक्षा की बात की गई, उसका एक संगठनात्मक रूपरेखा जो उसकी थी प्रस्तुत की गई। Incentives fund were arranged for the प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड लिटरेचर, की प्राच्य विद्या और साहित्य के मुद्रण एवं प्रकाशन हेतु जो धनराशि थी उसकी व्यवस्था की गई। ठीक है,
एम्फेसिस वॉज लेड ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स की योग्य तथा जो प्रशिक्षित शिक्षक थे उनकी नियुक्ति पर जोर दिया गया। एम्फेसिस वो लेड ऑन द स्टेबलाइजमेंट ऑफ वेल इक्विप्ड स्कूल की सुविधाओं से सुसज्जित विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया। ठीक है, इसके अलावा द इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, एंशियंट इंडिया बिगेन टू डिक्लाइन, कि जो हमारी प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका धीरे धीरे अब पतन होने लगा, क्योंकि इसके बाद वुड डिस्पैच की बात करें तो इसके बाद जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसको प्रमोट किया गया, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसका धीरे धीरे पतन होने लगा। इंग्लिश लैंग्वेज वॉज मेड द मीडियम ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, कि अंग्रेजी भाषा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। संस्कृत लैंग्वेज वॉज इग्नोर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश को प्रमोट किया गया तो संस्कृत को अनदेखा किया गया, इसको इग्नोर किया गया। इंग्लिश वॉज एसोसिएटेड विद अ नैरो माइंडसेट ऑफ गेटिंग जॉब इन द एम्पायर, कि ये लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि आपको इंग्लिश आएगी तभी आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ग्रांट वर नॉट गिवन टू ओरिएंटल स्कूल्स दैट डिड नॉट फॉलो गवर्नमेंट रूल, कि जो हमारे प्राच्य विद्यालय थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के नियम को नहीं माना उनको किसी तरह का अनुदान नहीं दिया गया, और धीरे धीरे चलकर ये जो विद्यालय थे ये हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो अस्तित्व था खो दिया। वेस्टर्नाइजेशन एनकरेज बाय डिस्ट्रॉइंग इंडियननेस, कि भारतीयता का विनाश किया गया और पश्चिमीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। द स्कूल्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड वर मेड आइडियल, कि जो इंग्लैंड के स्कूल थे, कॉलेज थे, यूनिवर्सिटीज थी, उसको आइडियल माना गया, उसको आदर्श मानकर ही भारत में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज ओपन की गई। और भारतीयों को ड्रीम दिखाया गया कि आप इंग्लैंड में जाकर, वहां पे आप जाकर वेस्टर्न कंट्री में जाके अगर आप वहां पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन लोगे तभी आप महान कहलाओगे, तभी आपकी एजुकेशन जो है वो सफल होगी। एजुकेशन वॉज लिंक विथ रिटन एग्जाम। अब देखिए, आप हमेशा एग्जाम से परेशान होते हैं कि अरे परीक्षा कहाँ से आई, तो अंग्रेजों के टाइम से ही जो रिटन एग्जाम का ये सिस्टम था, ठीक है, जो हमारे टैलेंट को, एजुकेशन को रिटन एग्जाम से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।